नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फटाफट लाइव आ जाइएगा। जो भी नॉर्सेट वैक्सीन से जुड़े हुए आपके दोस्त हैं उन सभी को कहिएगा कि लाइव सेशन अटेंड करें भैया, और नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास तो हम भी डाल देंगे। ये सेशन लाइव के लिए चलाया जा रहा है, तो मैक्सिमम कोशिश ये होगी वो लाइव आके अटेंड करें। सभी का हार्दिक स्वागत है। सोनू बाबा, कुमावत जी ने, तनु जी ने, फतेह सिंह, भोले का दीवाना, विकास वर्मा, कुमावत जी ने, मनोहर कुमारी, सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा जी। अनीता कंबोज, भगेश कुमारी, पवन धाकड़, तन्वी अहलावत, विकास वर्मा जी, कप्तान सिंह राव, कप्तान स्वागत है बेटा आपका। पूजा टोपो जी ने, सचिन शर्मा जी ने, पूजा सोगरवाल, दिव्या गुप्ता, सभी का हार्दिक स्वागत है। चलेगा। गुरुजी पढ़ाने का मन नहीं होता, अच्छा पढ़ने का मन नहीं होता, अरे नहीं भोले का दीवाना भैया, याद रखेगा ऐसा ही होता है कि जब हम किसी लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, जब हम किसी लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं तो हमारा कुछ शांत होने का मन करता है, हमारा कुछ हिम्मत हारने का मन करता है। लेकिन याद रखिएगा बेटा, उस समय खुद में एक एड्रेनलिन रश पैदा कीजिएगा। यही वो समय है जब आप दूसरों से सच में आगे निकल सकते हैं। शुरुआत में तो सभी में जोश व खरोश होता है, हर कोई हर काम करने की कोशिश कर लेता है, याद रखिएगा। लेकिन असली डिफरेंस लास्ट क्षणों में ही पैदा होता है। आखिरी डिफरेंस आखिरी क्षणों में डिसाइड होता है। जो लास्ट में भी अपने जोश को बनाए रखता है, हिम्मत को बनाए रखता है, वो अपने टारगेट को अचीव करता है। जो लास्ट में जाके हिम्मत हार लेता है वो तो बिल्कुल गलत कदम है, इतनी मेहनत की भी बेकार जाती है। तो आपका उसी प्रकार का जोश रहना चाहिए जिस प्रकार शुरुआत में आपका जोश था। जी हां, हमें पता है कि नॉर्सेट को फोड़ेंगे। सुनील माई जी कह रहे हैं कि नॉर्सेट की एग्जाम कब तक होगी सर जी। बेटा जी, इस 6 तारीख को एक इस हियरिंग थी रिगार्डिंग 80-20 और एम्स बॉडीज के बीच में सुप्रीम कोर्ट में। वो सुप्रीम कोर्ट में वो हियरिंग हुई नहीं, अब अगली डेट आ जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली, याद रखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी कहा जा रहा है कि दिसंबर के लगभग या नवंबर के लगभग आपका एग्जाम हो जाएगा। जी हाँ, सचिन कुमार जी कह रहे हैं कि 4th स्टार लॉन्च करवाओ, बहुत ही जल्दी करवाएंगे। बस बेटा जी याद रखिएगा, ये प्रॉमिस कीजिएगा, जब भी आपका मन कुछ हारने को करे, जब भी आपको मन में थकावट फील हो, तो आप अपने घर वालों का चेहरा याद करें, मम्मी पापा भाई बहन का याद करें, आपको पढ़ाने वाली टीचर्स का चेहरा याद करें। सभी को आपसे बहुत उम्मीद है, और उम्मीद छोड़िएगा, सभी को आप पे 200% विश्वास है कि आप ये करके रहेंगे। और उनको उम्मीदों को तोड़ना नहीं है, उनके विश्वास को तोड़ना नहीं है, खुद के विश्वास को नहीं तोड़ना है। और डटे रहिएगा, जुटे रहिएगा। दुनिया की कोई ताकत नॉर्सेट से आपको नहीं हटा सकती। जी हां, बिल्कुल जोशो खरोश के साथ एक बार जोर लगा के बोलिएगा दैट वी आर द बेस्ट। दुनिया थक रही है, हार रही है, आप नहीं थक रहे हैं, आप में अभी वो जज्बा बरकरार है, तो डटे रहें, लड़े रहे बेटा जी। यस, वी आर द बेस्ट। चलेगा, क्या बात है। नेक्स्ट डेट 24 सितंबर है। जी हाँ, सचिन शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल भैया डटे रहें। आप देखिएगा गिने चुने बचे हैं, इसका मतलब क्या है, आप में अभी वो कुवत बाकी है, आपका सिलेक्शन पक्का है। जो हार गया आखिरी क्षणों तक लड़ना है। चलेगा बेटा, ओके डियर। इतिहास में बहुत सारे लोग लड़े, लेकिन बहुत सारे लोग शहीद हुए, लेकिन हर किसी को याद नहीं किया जाता। याद किसे किया जाता, गांव में जाके देखिएगा आज भी मंदिर बने हुए, किनके, अरे उन लोगों के मंदिर बने हुए हैं जो बहुत वीरता से लड़े, जिनकी गर्दन कट के अलग हो गई, लेकिन गर्दन कटने के बाद में भी वो लोग नहीं रखे। जी हां, गर्दन कटने के बाद में भी ऐसा कहानियों में होता है, कहानियां ऐसी है कि गर्दन कटने के बाद में भी कोई 2 किलोमीटर तक, कोई 3 किलोमीटर लड़ता रहा, उन्हें जुझार बोलते हैं। जी हां, उन्हें जुझारूपन होता है, वो जुझारूपन होता है, वो आप में देखना है। जी हां, बिल्कुल। नॉर्सेट भी डर रहा है सामने आने से, विकास वर्मा जी कह रहे हैं। चलिएगा बेटा जी, क्या बात है, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नॉर्सेट वैक्सीन फर्स्ट एपिसोड 40 का ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, वही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के क्वेश्चन है। जी हां, गणपति बप्पा मोरिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिएगा डियर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने चीख चीख के कह रहा है। पहले लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रही है लाइन की, लास्ट लाइन कह रही है क्वेश्चन की, द नर्स एडमिनिस्टर्ड द मेडिकेशन, द नर्स एडमिनिस्टर्ड द मेडिकेशन, नर्स ने दवाई दी है, अंडरस्टैंडिंग, ये समझते हुए, दैट इट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर व्हाट पर्पज,
कोई मेडिसिन दी गई है और उस मेडिसिन का पर्पज पूछा गया है कि वो दवाई किस लिए दी जाती है। अब देखते हैं कि मेडिसिन कौन सी दी गई है, उसका पर्पज बताएंगे। बिल्कुल एसिटिल सैलिसिलिक एसिड यानी एस्प्रिन की बात हो रही है। एस्प्रिन का कंपोजिशन इनडायरेक्टली याद हो गया आपको। अगर एस्प्रिन की बात की जाए तो एस्प्रिन का कंपोनेंट क्या है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। एक पेशेंट को एस्प्रिन दी गई है, किस पेशेंट को, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था जिसकी एंजियोप्लास्टी हुई है। कौन सी एंजियोप्लास्टी हुई है, पीटीसीए, परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, पीटीसीए एंजियोप्लास्टी हुई है। जी हाँ बिल्कुल, जुझार जी महाराज है, बाबा हरभजन, जी हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया जी। तो याद रखेगा वो जब इतना लड़ सकते हैं, वो जुझारूपन दिखा सकते हैं, उन्हीं की संतान हम है, अरे उन्हीं के वंशज हैं हम। याद रखेगा हम में कूट कूट के वो जुझारूपन बढ़ा हुआ है, हम में हिम्मत कूट कूट के भरी हुई है। तो उस हिम्मत को शो कीजिए, जुझारूपन को शो कीजिएगा। इट्स द राइट टाइम तो उन्हें दिखाने के लिए दुनिया को कि हम किन लोगों के वंशज हैं। चलेगा बेटा जी। द नर्स एडमिनिस्टर एस्प्रिन का पर्पज पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। एस्प्रिन क्यों दी जा रही है, पीटीसीए के बाद में परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोग्राफी की गई है, इसके बाद भी एस्प्रिन दी जा रही है। क्यों दी जा रही है, ऑप्शन ए रिलीव पोस्ट ऑपरेटिव पेन, दर्द को दूर करने के लिए, थ्रोम्बस फॉर्मेशन को दूर करने के लिए, थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरथर्मिया को दूर करने के लिए, और इन्फ्लामेशन एट पंचर साइट को प्रिवेंट करने के लिए। जवाब आने दीजिएगा। इट वर्क्स एज एंटीप्लेटलेट्स, बिल्कुल सही जा रहे हैं, एंटीप्लेटलेट्स के तौर पे दिया जा रहा है। तो क्या काम होगा, जेएल यादव, जय सियाराम बेटा जी। ए होगा, बी होगा, सी होगा, तन्वी अहलावत जी बी के साथ, रविंदर जी बी 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 बी, बिल्कुल निशा लग रहा जी ने, टू प्रिवेंट क्लोटिंग, क्या बात है, शाबाश, सभी बी जवाब दे रहे हैं। मेरी नजर उस शख्स पे है जिसका जवाब बी नहीं है। देखते हैं कि ऐसा भी कोई है क्या, कोई नहीं है। सोनू बाबा, मनोहर कुमारी, पूनम, सोनम चौधरी, विकास वर्मा जी, मनोहर कुमारी, सभी का जवाब भी है और आप बिल्कुल सही भी है। याद रखिएगा बेटा, इट इज बेसिकली यूज्ड टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन। जी हाँ, ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। बिल्कुल सही है बेटा जी। ड्रग का नाम क्या है सर, ड्रग का नाम है एस्प्रिन, बिल्कुल सही जा रहे हैं। द नेम ऑफ द ड्रग इज एस्प्रिन। अगर एस्प्रिन की प्रॉपर्टी एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आपको जवाब देना है इट इज एंटी प्लेटलेट्स। ये एंटी प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट का एग्रीग्रेशन नहीं होने देती। और आपको थ्रोम्बस के फॉर्मेशन में पढ़ाया गया था, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। सबसे पहला स्टेप वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा स्टेप क्या होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और तीसरा स्टेप क्लोटिंग होता है, क्लोट फॉर्मेशन होता है। प्लेटलेट एस्प्रिन कौन से स्टेप को रोक देती है, सेकंड स्टेप को। प्लेटलेट का प्लग नहीं बनेगा तो आगे की प्रक्रिया भी नहीं होगी। जी हाँ, एंटी प्लेटलेट्स होते हैं, बिल्कुल राजूलाल झा जी, नीतू कुमारी, बेटा जी याद रखिएगा, एंटी प्लेटलेट्स प्रॉपर्टीज पाई जाती है और ये प्लेटलेट को चिपकने नहीं देती है एस्प्रिन। साइड इफेक्ट क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। व्हाट आर दी साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या होंगे, जवाब दीजिएगा बेटा जी, किसके, एस्प्रिन के। साइड इफेक्ट बताइएगा, एस्प्रिन का साइड इफेक्ट, जवाब आने दीजिएगा। एस्प्रिन का साइड इफेक्ट क्या होगा सर, एमएसएन में तो ठीक होने लग गए हैं बट ओबीजी का क्या करें सर, पूनम वर्मा जी कह रहे हैं। बेटा ओबीजी का भी सेशन चल रहा है रात को 9 से 10, पूनम वर्मा बेटा रात को 9 से 10 गुरु नरसिंह एकेडमी पे ओबीजी का सेशन चल रहा है। जी हाँ, और 15 या 16 लेक्चर्स हो चुके हैं। दामू चौधरी जी हैं, उनका स्वागत है। ब्लीडिंग 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 हेडेक, बिल्कुल सही है भैया। याद रखिएगा इसका साइड इफेक्ट्स देखे जाएं तो पता चलेगा ब्लीडिंग, बिल्कुल ब्लीडिंग की संभावना हो सकती है। जीआईटी अल्सरेशन, जीआईटी में अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है, और टिनिटस भी हो सकता है, टिनिटस याद रखिएगा, इंटरनल ईयर अफेक्ट होके टिनिटस हो सकता है, ये भी कंसेप्ट नया है। टिनिटस होगा
और जीआईटी में अल्सरेशन होगा, ब्लीडिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपको याद रखना है कि बेटा जी आपको फ्रीक्वेंटली पेशेंट को कहना है कि वो क्या एग्जामिन करता रहे, अपने स्टूल को एग्जामिन करता रहे। अगर उसको कहीं पे भी एब्डोमिनल पेन की शिकायत है तो तुरंत आके वो आपको रिपोर्ट करे, एब्डोमिनल पेन की शिकायत को रिपोर्ट करे, स्टूल एग्जामिनेशन करता रहे कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है जीआईटी में। ये कंसेप्ट याद रखेगा, चलेगा। इसीलिए जीआईटी अल्सरेशन को रोकने के लिए ही बताइएगा कौन सी दवाई दी जाती है। जब भी एस्पिरिन देते हैं इसके साथ में क्या दवाई दी जाएगी, प्रोटोन पंप इनिबिटर दी जाएगी। जी हां, पीपीआई दी जाएगी, बोले जाए तो ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल ड्रग भी एडमिनिस्टर की जाती है एस्पिरिन के साथ में। वो इसीलिए की जाती है ताकि क्या ना हो जाए पेशेंट में, जीआईटी अल्सरेशन नहीं हो जाए। जी हां बिल्कुल, गैस्ट्राइटिस मोस्ट कॉमन, गैस्ट्रिक अल्सर मोस्ट कॉमन। चलेगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। रेज सिंड्रोम भी होता है, बिल्कुल हो जाता है बेटा जी, रेज सिंड्रोम भी हो जाता है, बिल्कुल। गैस्ट्राइटिस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, टिनिटस, क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छे से। और ड्रग दी जाती है साथ में प्रोटोन पंप इनिबिटर। और प्रोटोन पंप इनिबिटर को देने का क्या फायदा होगा बेटा जी, याद रखिएगा। प्रोटोन पंप इनिबिटर को देने का यह फायदा होगा कि पेशेंट को जीआईटी में अल्सरेशन नहीं होगा, बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा बताइएगा कैसे देंगे, कैसे देंगे ड्रग को? एम्प्टी स्टमक, विथ मील, आफ्टर मील। एम्प्टी स्टमक देंगे, खाली पेट देंगे या आफ्टर मील देंगे? कब दी जाएगी एस्पिरिन को? एस्पिरिन को खाली पेट दिया जाता है या आफ्टर मील दिया जाता है? सर आपका गला बैठ गया है ऐसा लग रहा है। जी हाँ नीतू कुमारी जी, थोड़ा बैठा हुआ है लेकिन कोई तकलीफ नहीं है, खड़ा कर दिया जाएगा 1-2 दिन में, चलेगा। बेटा जी जबरदस्त बैठ गया तो खड़ा हो जाएगा, चिंता नहीं है गले की। बस आपका नॉर्सेट में सिलेक्शन हो जाए, आपकी फोटो नॉर्सेट में के उस रिजल्ट सीट पे हो, आपका एग्जाम, आपका रोल नंबर नॉर्सेट के उस एग्जाम सीट पे रिजल्ट सीट हो, उसके बाद बेटा जी याद रखेगा कि उम्र 10 साल जवान हो जाएगी। चलिएगा फटाफट जवाब आने दीजिएगा, शाबाश। आफ्टर मील, सपना सैनी जी ऐप पे कह रहे हैं कि आफ्टर मील है। पुष्पेंद्र कुमार सैनी जी ने 111 लिखा है, 111 बोले तो खाली स्टमक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा जी, जुगल पचौरी टाइम पे आए। आफ्टर मील दिया जाता भैया, आफ्टर मील दिया जाता है, खाली पेट नहीं दिया जाता। एस्पिरिन को आफ्टर मील दिया जाता है। जी हाँ, पीपीआई खाली पेट दोगे और एस्पिरिन की बात आएगी तो एस्पिरिन ही तो पूछा था मैंने, एस्पिरिन को आफ्टर मील दिया जाएगा, पीपीआई खाली पेट दी जाएगी बेटा जी, याद रखेगा। जी हाँ सर, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, शाबाश। अगली चीज का जवाब दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द नर्स इज कैरिंग फॉर ए, अच्छा लास्ट लाइन पढ़िएगा। ऑन विच डेस्क्रिप्शन, ऑन विच डेस्क्रिप्शन यानी कौन सा डेस्क्रिप्शन ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटिक फीवर, रूमेटिक फीवर का एक कॉम्प्लिकेशन समझा रखा ऊपर कोई, शुड द नर्स बेस हर रेस्पॉन्स। क्या है क्वेश्चन? द नर्स इज कैरिंग फॉर ए हॉस्पिटलाइज चाइल्ड विथ ए डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर। एक बच्चे को रूमेटिक फीवर था और हु हैज डेवलप्ड कार्डाइटिस, और उसमें कार्डाइटिस पैदा हो गया है। द मदर आस्क द नर्स टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कार्डाइटिस। क्या बच्चों जैसा क्वेश्चन है? मीनिंग ऑफ कार्डाइटिस पूछा है कि कार्डाइटिस का मतलब क्या होता है। हलवा क्वेश्चन है भैया, हलवा क्वेश्चन है। आपके सामने ये रही चारों ऑप्शंस, फटाफट जवाब दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। जी हां, फटाफट बोलिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। इनवॉलंटरी मूवमेंट अफेक्टिंग द लेग, आर्म्स एंड फेस, कि पेशेंट के हाथ, पैर और फेस में इनवॉलंटरी मूवमेंट होने लगेगा। पेशेंट के हार्ट, खासकर मिट्रल वाल का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। पेशेंट के जो जॉइंट्स हैं वो पेनफुल हो जाएंगे, खासकर एल्बो, नीज, एंकल्स और रिस्ट जॉइंट में दर्द होगा। और लास्ट में रेड स्किन लीजन्स हो जाएंगे, बॉडी पे लाल लाल कलर के चकते हो जाएंगे जो बिल्कुल फ्लैट रहेंगे शुरुआत में, लेकिन बाद में उभर के मैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और खासकर कहां होंगे? ट्रंक में होंगे, धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। जवाब आने दीजिएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा? बिल्कुल विकास शर्मा जी बी होगा बेटा ऐप पे। पुष्पेंद्र कुमार सैनी जी ऐप से कह रहे हैं कि बी होगा। चलेगा, ऐप वालों का सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ बी होगा। यस सर, दिस हैज ऑलरेडी डन।
तनु जी ने कह रही है 1161 ऑलरेडी हो गया है। चलेगा बेटा, हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या बात है, शाबाश, फटाफट बताइएगा। शाबाश, सभी का भी जवाब आ रहा है। देखते हैं कि कोई अलग भी जवाब दे रहा है क्या, कुछ नहीं दे रहे, सभी के जवाब भी आ गए। शाबाश, बिल्कुल सही कहा, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन यही था, इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था कि इन्फ्लामेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ हार्ट इज नोन एज ए कार्डाइटिस। लेकिन कंसेप्ट हम समझते हैं। क्वेश्चन कौन सी बीमारी का था डियर, बोलिएगा, रूमेटिक फीवर का। जी हां, रूमेटिक फीवर का क्वेश्चन था। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रूमेटिक फीवर, रूमेटिक फीवर का था। फटाफट बोलिएगा, मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा रूमेटिक फीवर का? मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा, जवाब आने दीजिएगा। इतने सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, यहां पूछिएगा नहीं। फटाफट पुष्पेंद्र, विकास, सपना सैनी जी, फटाफट जवाब दीजिएगा। फटाफट इधर से भी, जी हां हो गया क्वेश्चन सर जी। विकास जी कह रहे बेटा तो कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं पूरा। फटाफट बताइएगा कि मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा। व्हाट विल बी द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ रूमेटिक फीवर? ए होगा, बी, सी, डी, क्या है? फटाफट फटाफट बोलिएगा, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। रूमेटिक फीवर, जी हां, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का मेनली नहीं होता, मेनली एंडोकार्डियम का होता है। रूमेटिक फीवर का कोज बताइएगा। बच्चों ने कहा सोर थ्रोट कोज है, नहीं। अनामा क्या, रामावत, बिल्कुल। कैलाश शर्मा जी बिल्कुल सही जा रहे बेटा, क्या बात है, वेरी गुड। GABHS बता चुका हूं। ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिकल, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, दिस इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ रूमेटिक फीवर। चलेगा, एक क्वेश्चन और बताइएगा, इनिशियल साइट क्या होगी? सबसे पहले ये बैक्टीरिया कहां इन्फ्लामेशन करेगा? सबसे पहले कहां इन्फ्लामेशन करेगा, जवाब आने दीजिएगा। जी हां बिल्कुल सही है, कह रहे हैं विकास शर्मा जी। बताइएगा सबसे पहले कहां इन्फ्लामेशन करेगा? ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सारे लोग। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सबसे पहले बॉडी के कौन से पार्ट को प्रभावित करेगा? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सबसे पहले बॉडी के कौन से पार्ट्स को प्रभावित करेगा? मिट्रल वाल को प्रभावित करेगा, थॉट, बिल्कुल सही जा रहे भैया, क्या बात है, शाबाश। सबसे पहले ये प्रभावित करेगा हमारे फेरिंग्स को, सबसे पहले हमारे फेरिंग्स को प्रभावित करेगा। और उसी फेरिंग्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? थ्रोट के नाम से जानते हैं। जी हां, थ्रोट के नाम से जाना जाता है फेरिंग्स को। यानी कौन सी प्रॉब्लम कर देगा सबसे पहले? जी हां सर, सबसे पहले फेरिंजाइटिस करेगा। और फेरिंजाइटिस बोले तो उसी बीमारी को क्या कहते हैं? सॉर थ्रोट करते हैं। उसके बाद ये दूसरी साइड्स पे जाएगा, उसके बाद अदर साइड्स पे जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देगा। उसके बाद दूसरी साइड्स पे जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बताइएगा अदर कॉम्प्लिकेशन पैदा करने में कितना टाइम लगेगा? एक पेशेंट है, जी हां बिल्कुल, सॉर थ्रोट कर देता है, सबसे पहले फेरिंजाइटिस करता है, गले में इन्फ्लामेशन कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, बिल्कुल फेरिंग सही है बेटा पुष्पेंद्र। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद ये दूसरे ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। तो दूसरे ऑर्गन्स में सिम्टम्स आने में कितने दिन लगते हैं? दूसरे ऑर्गन्स को, कौन कौन से ऑर्गन्स को अभी पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे ऑर्गन्स को प्रभावित करने में कितना टाइम ले लेता है? तो याद रखेगा 2 से 6 वीक ले लेता है। जी हां, 2 से 6 वीक के बाद, 2 से 6 वीक के बाद कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे? तो गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। अगर ये हमारे जॉइंट्स को प्रभावित कर देगा, अगर ये जॉइंट्स को प्रभावित कर देगा तो बीमारी हो जाएगी रूमेटिक आर्थराइटिस। द डिजीज विल बी रूमेटिक आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस पैदा कर देगा। अगर ये हार्ट में गया और एंडोकार्डियम को प्रभावित कर दिया तो द डिजीज विल बी रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस कर देगा, रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस कर देगा। अगर ये स्किन के पास गया, स्किन को प्रभावित कर देगा तो बीमारी कर देगा एरिथेमा मार्जिनेटिवम, इरिथेमा मार्जिनेटम, इरिथेमा मार्जिनेटम कर देगा बेटा जी, याद रखिएगा। और लास्ट में, और सुनिएगा,
इसके अलावा स्किन के अलावा कहां जाएगा, हार्ट में चला गया, जॉइंट्स में चला गया। ये हमारे नर्वस सिस्टम को, मसल्स को, न्यूरोमस्कुलर ट्रैक को, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को प्रभावित कर देगा और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी कोरिया, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा हो जाएगा कोरिया। याद रखिएगा 2 से 6 वीक लगते हैं इसको प्रॉब्लम पैदा करने में और केवल एक रूमेटोइड एंडोकार्डाइटिस ही पैदा नहीं करता है। याद रखिएगा अगर स्ट्रेप्टोकोकस है, ये एंटीजन है, आपकी बॉडी में एंटीजन आ गया ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिक्स, बॉडी ने इसके खिलाफ क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, दोनों को मिला के इम्यून कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यस, अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जहां जहां जाएगा वहां वहां बीमारियां पैदा हो जाएगी, वहां वहां बीमारियां पैदा हो जाएगी। जहां एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स गया, इम्यून कॉम्प्लेक्स गया, वहां वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। कहां कहां चले जाएंगे, जॉइंट में चले जाएगा तो रूमेटोइड आर्थराइटिस, हार्ट में गया तो रूमेटोइड एंडोकार्डाइटिस, स्किन में गया तो इरिथेमा मार्जिनेटम, न्यूरोमस्कुलर में गया तो कोरिया और किडनी में चला गया, किडनी में चला गया तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये सारी की सारी प्रॉब्लम ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की है बेटा जी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर देगा, चलेगा। बिल्कुल निशा लग रहा जी ने किडनी में भी चला जाएगा और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर देगा। बिल्कुल कैलाश जी ने सभी मेंशन कर दिए, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, इरिथेमा मार्जिनेटम एंड कोरिया। बिल्कुल स्किन में बहुत सारे नोड्स है, सबक्यूटेनियस नोड्स है, वो सारे होंगे। क्या बात है सर, ये जिन्होंने ऐप वाला परचेज किया है ये वीडियो सेव ही रहती है क्या दिन तक या ऐसे हो रहा है? बिल्कुल पूजा नायक बेटा, ये सारे वीडियोस ऐप पे रिकॉर्डेड अवेलेबल रहते हैं, ये 6 महीने तक, 6 महीने तक रहेंगे। अभी जो लाइव चल रही है आपके पास में, अभी जो लाइव चल रही है ऐप पे, उसको वो रिमूव हो जाएगी, उसकी जगह यूट्यूब वाली आ जाएगी आपके पास में, लेकिन तब तक आपके पास ये रहेगी और 24 घंटे बाद यूट्यूब वाली क्लास वहां शिफ्ट हो जाएगी। ओके डियर, आपके पास क्लास रहेगी चाहे कैसे भी रहो, कोई सी भी रहो। वेरी गुड भैया, ये सारे सिम्टम समझ में आ गए। देखिएगा कोरिया यानी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगे, इरिथेमा मार्जिनेटम यानी लाल लाल कलर के रैशेज होंगे ट्रंक के ऊपर, ट्रंक पे लाल कलर के, रूमेटोइड एंडोकार्डाइटिस यानी हार्ट में प्रॉब्लम होगी और रूमेटोइड आर्थराइटिस यानी जॉइंट में प्रॉब्लम होगी। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या था आपका, इधर देखिएगा, एक एक चीज पहचानिएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, पहला कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, फटाफट बताओ, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। पहला बिल्कुल भैया साइडनहैम कोरिया, जी हां, पहला कौन सा कॉम्प्लिकेशन है ये बताइएगा, ये कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? ए वाला कॉम्प्लिकेशन बताइएगा कि ये कौन सा कॉम्प्लिकेशन है। आर्थराइटिस है, एंडोकार्डाइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इरिथेमा मार्जिनेटम है, या फिर बोले तो कोरिया है। बिल्कुल मल्टीपल सिस्टम अफेक्ट होते हैं जुगल, ये कौन सी प्रॉब्लम है ये बताइएगा। वेटिंग 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 वेटिंग, स्क्रीनशॉट लेना है सर। पूजा सोगरवाल बेटा, आप वीडियो अवेलेबल रहता है यूट्यूब पे 2 दिन तक, आप आराम से इसे रिवाइंड करके ले लीजिएगा डियर। ओके ओके पूजा, थैंक यू। याद रखिएगा बेटा, बिल्कुल सही कहा, ये कोरिया को इंडिकेट करता है, कोरिया को। कोरिया बोले तो इनवॉलंटरी मूवमेंट होंगे लेग के, आर्म के, फेस के। एक चीज और क्लियर कर दूं बेटा जी, याद रखना, अगर किसी को रूमेटिक फीवर हो गया है और उसकी वजह से कोरिया पैदा हो गया है, तो कोरिया आगे जाके किस में कन्वर्ट हो सकता है? सीजर में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए सीजर प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। ये कोरिया का क्वेश्चन है कि कोरिया में कौन सी प्रिकॉशंस रखनी होती है? सीजर। रूमेटिक फीवर के केस में भी सीजर रखनी है, क्योंकि कोरिया पैदा हो गया तो सीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, चलेगा। ये कोरिया बीमारी के लिए बोला जा रहा है, ये एंडोकार्डाइटिस के लिए बोला जा रहा है, एंडोकार्डाइटिस के लिए बोला जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये कौन सी है? ये रूमेटोइक आर्थराइटिस है, रूमेटिक आर्थराइटिस है। और ये कौन सी बीमारी है बेटा जी? देखिएगा, दिस इज इरिथेमा मार्जिनेटम। ये है बेटा आपकी इरिथेमा मार्जिनेटम, जिसमें लाल लाल चकते हो जाते हैं। पहले लाल लाल चकते हो जाते हैं जो फ्लैट होते हैं, बाद में वो उभर जाते हैं, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। एक डायग्राम से क्लियर करूंगा। ये कौन सा कॉम्प्लिकेशन है? इमेज बेस पे बताइएगा। रूमेटिक फीवर का कौन सा कॉम्प्लिकेशन है? जवाब आने दीजिएगा। बिल्कुल डांसिंग लाइक मूवमेंट्स होते हैं कोरिया में। कोरिया भी अलग अलग होता है बेटा जी,
एप्थस कोरिया अलग होता है, बिल्कुल कोरिया भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इस डायग्राम को आइडेंटिफाई कीजिए और बताइएगा ये कौन सा डायग्राम है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने। आइडेंटिफाई द लीजन्स, इन लीजन्स को आइडेंटिफाई कीजिएगा। ये देखिएगा, नजर आ रहे हैं आपको कौन सी बीमारी है? बिल्कुल सही, रूमेटोइड आर्थराइटिस दिया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल कोरिया में फ्लैपिंग ट्यूमर्स भी होंगे बेटा, नहीं होते। कोरिया में फ्लैपिंग ट्यूमर्स नहीं होते, कोरिया अलग प्रॉब्लम है, चलेगा। बिल्कुल नर्वस सिस्टम की क्लास में बताया मैंने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एरिथेमा मार्जिनेटम है, देखिएगा ये लाल लाल कलर के चकते हैं पूरे शरीर पे, इसे एरिथेमा मार्जिनेटम कहा जाता है। यस, दिस इज नोन एज एरिथेमा मार्जिनेटम। क्या बात है बेटा, अच्छे से देख लीजिए डायग्राम को, इमेज बेस्ड क्वेश्चन का जमाना है, चलेगा। एक चीज याद रखिएगा, ये लीजिए एक डायग्राम और दिखा दूं। जब भी रूमेटोइड फीवर होगा, जब भी रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। सबसे कॉमन कौन सा वाल्व प्रभावित होगा? मिट्रल वाल्व प्रभावित होगा। और हार्ट में और पूरी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स नजर आएंगे। देखिएगा स्प्लिंटर हेमरेज नजर आएगा, नाखून के अंदर आपको रेड 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 लाइंस नजर आएगी, रेड रेड लाइंस नजर आएगी, दैट इज नोन एज स्प्लिंटर हेमरेज। रेटाइना की फंडोस्कोपी करेंगे तो आपको रेड स्पॉट्स नजर आएंगे, जिन्हें रोथ स्पॉट कहा जाता है। रेटाइना में रोथ स्पॉट होंगे, नेल्स में स्प्लिंटर हेमरेज होगा। याद रखेगा पेशेंट की इस टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे जो रेड नोड्स हैं, ओस्लर नोड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओस्लर नोड्स पाए जाएंगे बेटा जी। और याद रखेगा यहां हाथेली पे जो लाल लाल छोटे छोटे उभार होंगे, दैट इज नोन एज जेनेवे लीजन्स। जेनेवे लीजन्स कहलाएंगे। ये 4 प्रकार के बेसिक प्रॉब्लम्स है। जी हां, मिट्रल वाल सबसे कॉमन होता है, चलेगा। गुरुजी 5-10 भी चेक करा था, क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी बेटा, 5-10 पे ही हुई है, चलेगा। 5-10 पे नहीं होती क्लास, 5:30 होती है बेटा जी। याद रखिएगा टाइम चेंज हो गया है, 5:30 का टाइम हो गया है। विकास जी बिल्कुल, सपना जी सही कह रहे हैं। मिट्रल वाल, शाबाश। और ये कॉमन प्रॉब्लम्स पाई जाएगी, स्प्लिंटर हेमरेज होगा, रोथ स्पॉट होगा, ओस्लर नोड्स होंगे और जेनेवे लीजन्स होंगे। ये रूमेटोइड कार्डाइटिस की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। चलिएगा, बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा फटाफट सभी मिट्रल जोड़ रहे हो, मिट्रल लिख रहे हो। ऑप्शन में मिट्रल है ही नहीं। क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने क्या कहा, मोस्ट कॉमन valve involved in rheumatic endocarditis, रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस में मोस्ट कॉमन कौन सा वाल प्रभावित होगा? ऑप्शन ए एओर्टिक वाल, ऑप्शन बी पल्मोनरी वाल, ऑप्शन सी होगा आपका ट्राइकस्पिड वाल। जवाब दीजिएगा, वेटिंग फॉर योर कमेंट से। सबसे कॉमन कौन सा होगा? बाइकस्पिड या मिट्रल तो है ही नहीं, जवाब दीजिएगा। मिट्रल वाल, बाइकस्पिड वाल, वेरी गुड, जवाब आने दीजिएगा, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सोनू कुमारी जी ने ऐप पे बिल्कुल राइट आंसर दिया है। जी हाँ, क्या बात है, शाबाश बेटा। बाइकस्पिड और मिट्रल जी नहीं, बाइकस्पिड ऑप्शन में ही नहीं है। बिल्कुल डी नहीं होगा दिव्या गुप्ता जी, बिल्कुल राइट आंसर ए होगा बेटा, एओर्टिक वाल। अगर ऑप्शन में मिट्रल वाल ना मिले तो जवाब एओर्टिक वाल होगा। सबसे पहले मिट्रल प्रभावित होगा, ये नहीं है तो दूसरे नंबर पे एओर्टिक वाल प्रभावित होता है, ये याद रखिएगा बेटा। बिल्कुल सही है, एओर्टिक, ये लॉक किया जाए, बिल्कुल लॉक कर दिया गया है। वेरी गुड भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए चाइल्ड विथ रूमेटिक फीवर इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। एक बच्चे को रूमेटिक फीवर है और उसे कहां एडमिट किया गया है? हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। द नर्स रिव्यूज द क्लाइंट्स रिकॉर्ड। नर्स पेशेंट के रिकॉर्ड को देखती है एंड एक्सपेक्ट, और आशा करती है। एक्सपेक्ट का मतलब आशा करती है कि होना चाहिए।
एक्सपेक्ट टू नोट विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन द रिकॉर्ड, कौन से क्लिनिक मैनिफेस्टेशन पाए जाएंगे। अरे केस कैसा है गौर से देखना, रूमेटिक फीवर का केस है, रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस का केस नहीं है, रूमेटिक फीवर का केस है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सारे कॉम्प्लिकेशन पाए जाएंगे और सभी कॉम्प्लिकेशन के सिम्टम्स बताने आपको। अगर क्वेश्चन में रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस होता तो केवल हार्ट के सिम्टम्स देखेंगे, रूमेटिक फीवर का है इसका मतलब सारे सिम्टम्स देंगे। होप सो ऑप्शन भी ऐसे आने चाहिए। जी हां, बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन है। कार्डियक मर्मर होगा क्या, कार्डियक एनलार्जमेंट होगा क्या, स्किन जो होगी जॉइंट के ऊपर की स्किन कूल और पेल होगी क्या, वाइट पेनफुल स्किन लीजन्स होंगे क्या ट्रंक पे, स्मॉल नॉन टेंडर लम्स पाए जाएंगे क्या, और पर्पजलेस जर्की मूवमेंट होंगे का जवाब आने दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सचिन शर्मा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। चलेगा, बिल्कुल रूमेटिक ट्राइकस्पिड वाल, जी हाँ रूमेटॉइड में नितेश सोनी जी कह रहे हैं एओटिक वाल फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बेटा जी रूमेटिक कार्डाइटिस में, अगर मिट्रल नहीं है तो एओटिक फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। जवाब आने दीजिएगा। 1625, अच्छा पहले 6 कर दिया है, 1 2 5 और 6 बोल रहे हैं, 3 और 4 को छोड़ दिया ऐसा लग रहा है उन्होंने। ए बी ई एफ यानी 1 2 और 5 6 भी यही भी बोला इन्होंने, ए बी ई एफ जा रहे हैं 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6 रविंद्र सिंह जी बोल रहे हैं पहला होगा, तीसरा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, चौथा भी बोल रहे हैं। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ओके डियर, देखिएगा राइट आंसर क्या होगा और क्यों होगा, गौर से देखिएगा। राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, राइट आंसर होगा सेकंड, राइट आंसर होगा 5 और राइट आंसर होगा 6। 1 2 5 और 6 ये राइट आंसर होंगे। गौर से देखिएगा बेटा जी, सबसे पहले ये दोनों किसके कॉम्प्लिकेशन है ये देखिएगा, दीज आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस के लक्षण है कि जब वाल इन्वॉल्व हो जाएगा, जब हार्ट का मिट्रल वाल ही प्रभावित हो जाएगा, तो मिट्रल वाल के प्रभावित होने से क्या होगा, एबनॉर्मल हार्ट साउंड पैदा होगी, कार्डियक मर्मर्स पैदा होंगे। एबनॉर्मल हार्ट साउंड बोले तो कार्डियक मर्मर, बिल्कुल भैया। पुष्पेंद्र जी 1 5 6 नहीं है, सोनू कुमारी 1 2 3 6 भी नहीं है, और विकास शर्मा जी ABEF बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कार्डियक मर्मर्स पैदा होंगे बेटा, एबनॉर्मल हार्ट साउंड पैदा होगी। जब मिट्रल वॉल ढंग से काम नहीं करेगा तो जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है वो वापस ऊपर भाग जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया था, जैसे ही वेंट्रिकल पिचकेगा तो वापस एट्रियम में चला जाएगा, यानी ब्लड हार्ट में ही भागता रहेगा। इस वजह से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा और हार्ट की मेगेली हो जाएगी, हार्ट की साइज बढ़ जाएगी, कार्डियक एनलार्जमेंट हो जाएगा। ये दोनों एंडोकार्डाइटिस में पाए जाएंगे। जी हां सर। अब गौर से देखिएगा, ये सिम्टम्स दिया गया है रूमेटिक आर्थराइटिस का, रूमेटिक आर्थराइटिस का, लेकिन रूमेटिक आर्थराइटिस में कूल स्किन नहीं होती, जॉइंट गर्म हो जाता है, वार्म जॉइंट होता है, और पेल स्किन नहीं होती, रेड स्किन हो जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से। बेटा जी आर्थराइटिस यानी जॉइंट का इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन में बताइए, इन्फ्लामेशन के लक्षण बताए गए थे। इन्फ्लामेशन में वार्मनेस आ जाती है। जी हाँ तन्वी यादव बेटा, क्लियर कर रहा हूं, इन्फ्लामेशन में वार्मनेस होती है, इन्फ्लामेशन में वार्म हो जाता है, जगह गर्म हो जाती है। 5 सिम्टम होते हैं इन्फ्लामेशन के, रेडनेस, एडिमा, वार्मथ, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। तो जब इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो जॉइंट जो होगा वो गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा, वो पेल कलर का और कूल नहीं होगा। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का लक्षण दिया गया था इस प्रकार से। आगे देखिएगा, व्हाइट पेनफुल स्किन लीजन्स ऑन ट्रंक, ये इरिथेमा मार्जिनेटम का लक्षण था, ये इरिथेमा मार्जिनेटम का लक्षण दिया गया था। लेकिन इरिथेमा मार्जिनेटम में क्या होता है, व्हाइट नहीं होते बेटा, किस कलर के होते हैं, रेड कलर के, अभी डायग्राम दिखाया गया था। और पेनफुल नहीं होते, पेनलेस होते हैं, नॉन टेंडर होते हैं। रेड कलर के पेनलेस होते हैं। सर वॉइस चली गई है, वॉइस नहीं आ रही है, नो साउंड। चलेगा डियर, देखते हैं।
बिल्कुल शाबाश। ओके डियर, बिल्कुल बिल्कुल यूट्यूब वालों को आ रही है और ऐप वालों को नहीं आ रही थी। अब ऐप वालों को आने लग गई है, ऐप वालों की प्रॉब्लम थी बेटा जी। चलेगा, ओके डियर, आगे करते हैं। देखिएगा, होप्सो क्लियर हो गया। एरिथेमा मार्जिनेटम में रेड हो जाते हैं और पेनलेस होते हैं, नॉन टेंडर होते हैं। अगला देखिएगा, स्मॉल नॉन टेंडर लम्स ऑन बोनी प्रोमस जहां पाए जाएंगे। स्किन में नोड्यूल्स भी होते हैं, याद रखिएगा। जहां हमने आपको क्लिनिकल फीचर्स बताए थे, याद रखिएगा। इसके अलावा स्किन में एरिथेमा मार्जिनेटम के अलावा सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स भी पाए जाते हैं। सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स भी पाए जाते हैं। स्किन के नीचे नोड्यूल्स भी पाए जाते हैं जो पेनलेस होते हैं। स्किन के नीचे पाए जाने वाले नोड्यूल्स भी होते हैं जो पेनलेस होते हैं बेटा जी, याद रखिएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन बिल्कुल सही कह रहा है, स्मॉल नॉन टेंडर लम्स होंगे बोन पे। और लास्ट वाला इंडिकेट कर रहा है कोरिया को। किसको कर रहा है? कोरिया को। तो वही कॉम्प्लिकेशन थे और उन्हीं को क्लियर करना था। बिल्कुल, अब नहीं आ रही है, अब आ रही है बेटा, क्लियर है। चलिएगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखेगा। इस तरह ये 6 सिम्टम थे, ये सारे कॉम्प्लिकेशन को लेके थे। ऊपर वाले 2 हार्ट के लिए थे, ये रूमेटोइड आर्थराइटिस के लिए था, ये आपका एरिथेमा मार्जिनेटम के लिए था, ये सबक्यूटेनियस नोड्यूल के लिए था, और ये कोरिया के लिए क्वेश्चन था। चलेगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन रूमेटोइड का, रूमेटिक फीवर का। अगला क्वेश्चन फिर रूमेटिक फीवर का है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलेगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नर्स इज असेसिंग ए चाइल्ड। नर्स एक बच्चे को असेस कर रही है, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, विद ए डायग्नोसिस ऑफ, वही भाई साहब पीछे ही पड़ गए, कौन सी बीमारी है? रूमेटिक फीवर नामक बीमारी है। विच सिग्निफिकेंट क्वेश्चन शुड द नर्स आस्क द चाइल्ड मदर ड्यूरिंग द असेसमेंट? क्या बात है भैया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिना ऑप्शंस के जवाब दे देंगे। एक बच्चे को, चाइल्ड को हॉस्पिटल में लेके आया गया, आते ही तो उसका क्या किया जा रहा है? असेसमेंट किया जा रहा है। और फिजिकल असेसमेंट में 2 चीजें आती है, एक आती है हिस्ट्री टेकिंग, जी हां, एक होती है हिस्ट्री टेकिंग और दूसरा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। 2 चीजें की जाती है और दोनों साथ की जानी चाहिए। तो जब बच्चा आया, उसका असेसमेंट किया गया, हिस्ट्री ली जा रही है, तो हिस्ट्री के दौरान कौन सा क्वेश्चन सबसे बेस्ट होगा, इस बच्चे से पूछना। 4 ऑप्शन है आपके पास में। बिल्कुल, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, पेनलेस, क्या बात है, शाबाश भैया, बिल्कुल बिल्कुल। नितेश सोनी, क्या बात है, शाबाश। ऐप वाले से, ऐप यूट्यूब से थोड़ा फास्ट चलता है, ऐप पे बिल्कुल राइट आंसर आ चुके हैं बच्चों के, क्या बात है। पूनम वर्मा जी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। क्या आपके बच्चे को यूरिन पास करने में दिक्कत होती है? क्या आपका बच्चा चिकन पॉक्स से सफर कर चुका है? क्या बच्चे को सोर थ्रोट की बीमारी थी पिछले कुछ सप्ताह में? और क्या बच्चे में, परिवार में किसी को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है क्या? राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी, शाबाश भैया। वेट कर रहा हूं कि कोई डी लिख दे और उसका कान पकड़ लूं। वेट कर रहा हूं कोई ए बी डी लिख दे, उसका कमेंट। ए होगा, बी होगा, सी होगा, शाबाश भैया, सी होगा, क्या बात है, वेरी गुड। हम डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्ट्री में यही पूछा जाएगा कि 2 से 6 सप्ताह पहले बच्चे को, 2 से 6 सप्ताह पहले बच्चे को गले में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था। अगर वो हुआ था तो ये सिद्ध कर रहा है कि बच्चे को 200% क्या था? रूमेटिक फीवर ही था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा जी, क्या बात है, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसमें बताने का और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंक्लूड सोर थ्रोट, फेरिंजाइटिस, जी हां भैया, लिख दिया सर, पकड़ लो। अरुण मन्नत दिशा कौशिक कह रहे हैं सी होगा। अरे भैया, अरुण मन्नत दिशा कौशिक कौन सी दुनिया में जी रहे हो? सी कैसे होगा लालाओं लालियों? बिल्कुल नहीं होगा।
एक ने डी दिया है, क्या बात है भैया, बिल्कुल भोले का दीवाना डी भी चेप रहा है। ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे नहीं होता, मेहनत खराब ना करें, मजे लेने के लिए सी और डी ना लिखें, एबीडी नहीं है, बिल्कुल एबीडी नहीं है। ओके डियर, चलेगा, इनका कुछ नहीं हो सकता भैया। जो अभी भी डी लिख रहा है भोले का दीवाना, ऐसे भोले मेहरबानी नहीं करेंगे। अरे भगवान भोला ऐसा मेहरबानी नहीं करेगा भोले के दीवाने, बेटा ऐसे लिखा तो। ओके डियर, चलेगा, वेरी गुड, थैंक यू। अगले पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है साहब, साहब देखिएगा। द चाइल्ड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर, वही का बच्चे को अभी भी रूमेटिक फीवर ही है। द नर्स रिव्यूज द ब्लड लेबोरेटरी फाइंडिंग, यानी लेब के रिजल्ट देखे गए हैं। नोइंग दैट विच फाइंडिंग विल कंफर्म, विच फाइंडिंग विल कंफर्म, यानी कंफर्मेटिव टेस्ट पूछा गया है। बताइए रूमेटोइड आर्थराइटिस का कंफर्मेटिव टेस्ट क्या होगा? कंफर्मेटिव टेस्ट क्या होगा? डब्ल्यूबीसी काउंट का बढ़ना, हीमोग्लोबिन का कम होना, एएसओ टाइटर का बढ़ जाना और ईएसआर का कम हो जाना। जवाब आने दीजिएगा। बिल्कुल सचिन भोले के दीवानी, एएसओ टाइटर, एएसओ टाइटर, एएसओ टाइटर, शाबाश भैया, वेरी गुड, क्या बात है। इंक्रीज्ड एएसओ टाइटर, शाबाश भैया, वेरी गुड, पॉजिटिव एएसओ टाइटर होगा। सी 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 सी, शाबाश, क्या बात है, बिल्कुल इंक्रीज एएसओ टाइटर होगा। पुष्पेंद्र जी के जवाब आ गया है, मोनिका जी ने दे दिया है, सोनू कुमारी जी ने दे दिया है, सी सी सी। ऐप पे जबरदस्त जवाब जा रहे हैं बच्चों के, क्या बात है, वेरी गुड भैया। पूनम शर्मा सी, विकास शर्मा सी, वेरी गुड भैया, जवाब देते रहे इसी तरह। सी होगा सर, सी होगा, क्या बात है, शाबाश। निशा लकरा जी ने सी, वेरी गुड भैया, द राइट आंसर इज सी। अच्छा, ये क्लियर तो अभी करूंगा, एक बार मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं। विच फाइंडिंग विल कंफर्म की जगह कर दिया इंडिकेट, विच फाइंडिंग विल इंडिकेट द लाइकलीहुड ऑफ दिस डिसऑर्डर, और साटा क्वेश्चन कर दिया। ये लो, अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। साटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन कौन सी लेब फाइंडिंग है जो इस बीमारी को इंडिकेट करेगी। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चन है, अब जवाब दीजिएगा। चेंज कर दिए गए हैं, कंफर्मेटिव टेस्ट को हटा के इंडिकेशन लिख दिया गया है और पूछा गया है कि कौन कौन से राइट आंसर होंगे। क्या बात है, पूनम शर्मा जी दे रहे हैं, अकेला दिया है पूनम शर्मा जी, पूरा आंसर दीजिए। बिल्कुल, विकास शर्मा जी ने सही दिया है, पूनम शर्मा जी ने सही दिया है, चलेगा, बिल्कुल फटाफट जवाब दीजिएगा। ए और सी, क्या बात है, 1 और 3 बिल्कुल सही जा रहे हैं। राइट आंसर होगा ए और राइट आंसर होगा उसके साथ क्या, सी, वेरी गुड भैया। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रही है, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ना चाहिए, ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है, ये भी इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, लेकिन ये इन्फेक्टिव एजेंट को नहीं बताता। ये सरासर बता देता है कि ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो रहा है। सो कंफर्मेटिव टेस्ट तो ये भी हो गया, हल्का इंडिकेट ये भी कर रहा है, तो राइट आंसर ए और सी होगा। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में केवल कंफर्मेटिव टेस्ट पूछा गया था, इसलिए राइट आंसर क्या था, एएसओ टाइटर था। बिल्कुल, ईएसआर कम नहीं होती, ईएसआर बढ़ जाती है, ईएसआर इंक्रीज हो जाती है बेटा जी, ऐसी बीमारियों में ध्यान रखेगा। एक चीज याद रखिएगा, टीएलसी वर्ड आ गया, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट वर्ड आ गया, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। एक होता है आपका डीएलसी, डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट। बताइए डीएलसी में सबसे ज्यादा कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाएगी? 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, 3 ग्रेन्युलोसाइट होती है, 2 एग्रेनुलोसाइट होती है, 3 ग्रेन्युलोसाइट होती है, 2 एग्रेनुलोसाइट होती है। जेएल यादव बेटा डी नहीं होगा, डी नहीं होगा क्योंकि इसमें डिक्रीज ईएसआर लिखा हुआ था, ईएसआर बढ़ जाता है। जी हाँ बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश नितेश सोनी, बिल्कुल सही जा रहे बेटा आप। डिम्पल कुमारी जी फटाफट इधर बताइएगा, यूट्यूब वालों, ऐप वालों के तो जवाब आ गए हैं धड़ाधड़। डीएलसी में सबसे पहले कौन सी पाई जाती है? ऐप के बाकी बच्चे भी जवाब दे फटाफट। सर हम आपकी वजह से इतना भी जानते हैं, निशा लकरा जी ने कह रहे हैं, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बिल्कुल न्यूट्रोफिल होगा, शाबाश। दूसरे नंबर पे कौन सी होगी?
दूसरे नंबर पे मोनोसाइट नहीं होगी, मोनोसाइट नहीं होगी। ओके, चंद्रशेखर शर्मा जी ने मेरी ट्रिक भी आपके सामने लिख दी है, बिल्कुल याद रखिएगा। नाथू लाल में एक बुराई, दैट्स इट। नाथूलाल में एक बुराई, एक दोस्त है हमारा नाथूलाल, उसमें एक बुराई है भैया। नाथूलाल में एक बुराई, बोले तो न्यूट्रोफिल होगा, बोले तो लिम्फोसाइट होगा, बोले तो इसके बाद कौन होगा, मोनोसाइट होगा, उसके बाद इयोसिनोफिल होगा, और सबसे लास्ट में कौन होगा, बेसोफिल होगा। इस प्रकार से पाया जाएगा। जी हाँ सर, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, शाबाश। ओके डियर, नेवर लेट द मंकी ईट बताना दिव्या गुप्ता जी ने इंग्लिश में कहा है, हमने उसे ठेठ देसी लैंग्वेज में लिख दिया कि नाथूलाल में एक बुराई है। ओके डियर, शाबाश, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज के सेशन का, देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द नर्स इज प्रोवाइडिंग होम केयर इंस्ट्रक्शन, द नर्स इज प्रोवाइडिंग होम केयर इंस्ट्रक्शन, घर के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं पेशेंट को। हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एक्यूट इंफीरियर मायोकार्डियल इंफाक्शन, एक एमआई का पेशेंट है, मायोकार्डियल इंफाक्शन का पेशेंट है, विथ रिकरेंट एंजाइना। पेशेंट को बार बार एंजाइना आ रहा था, एंजाइना मायोकार्डियल इंफाक्शन में कन्वर्ट हो गया, अब उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, घर भेजा जा रहा है। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड टू दिस क्लाइंट, इस क्लाइंट को कौन सा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाएगी, कौन सा इंस्ट्रक्शन सही है बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, इनमें से छांट के बताइएगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन सही है, फटाफट जवाब दीजिएगा। ABCD फटाफट बोलिएगा, इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन सही है, जवाब दीजिएगा डियर। बिल्कुल, टी सेल में भी टी डेंड्राइटिक सेल इंक्रीज, जी हाँ डियर। पीडी पीता है, बिल्कुल विकास जी। तनु जी ने कह रहे मुझे ट्रिक पता नहीं थी, अब चल गई होगी। डी होगा, डी होगा, डी होगा। कह रहे हैं कि उसे एसिटिल सैलिसिलेट एस्पिरिन के साइड इफेक्ट रिकॉग्नाइज करने चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसमें टिनिटस और हियरिंग लॉस होता है, शाबाश, बता ही चुके हम। ओके डियर, देखिएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। राइट आंसर डी है। अभी अभी हमने कहा था कि जब भी पेशेंट को एमआई होगा, एमआई के पेशेंट को एंटीकोगुलेंट दिए जाएंगे, एस्पिरिन दिया जाएगा। ये एस्पिरिन क्या साइड इफेक्ट कर सकता है, एस्पिरिन टिनिटस कर सकता है, हियरिंग लॉस कर सकता है। तो आपको एस्पिरिन के साइड इफेक्ट के बारे में पता बताना है। ऊपर वाले सही है या गलत है वो देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपके सामने कि अवॉइड सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी को कितने महीने तक है, सेक्सुअल एक्टिविटी को 4 महीने तक। अरे 4 महीने बोले तो कितने वीक हो गए, 16 वीक्स तक अवॉइड करने के लिए कह रहा है। जी हाँ, इसकी नीड नहीं है, 16 वीक तक अवॉइड नहीं करना है। जितने वीक की परप्योरियम होती है 4 से 6 वीक तक, याद रखेगा 4 to 6 वीक्स तक अवॉइड करना है। आपको 16 वीक तक अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट याद रखेगा डियर। प्यूपेरियम कितने वीक की होती है सर, प्यूपेरियम 6 वीक की होती है, तो 6 वीक तक उसको भारी भरकम काम नहीं करना। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब है कि हैवी एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई भी हैवी एक्टिविटी कितने दिनों तक नहीं करनी है, कोई भी हैवी एक्टिविटी 6 वीक तक नहीं करनी है। उसके बाद वो 6 वीक के बाद हैवी एक्टिविटी कर सकता है, जबकि यहां 4 महीने 16 वीक दे दिया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया था बेटा जी। बिल्कुल, रिप्लेस सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट ईयरली, गलत है, एवरी 6 मंथ। याद रखेगा बेटा जी, चाहे नाइट्रोग्लिसरीन एक्सपायर हुई है चाहे एक्सपायर नहीं हुई है, बिल्कुल, अगर नाइट्रोग्लिसरीन एक्सपायर हुई है या नहीं हुई है बेटा जी, याद रखेगा, तो भी नाइट्रोग्लिसरीन एक्सपायर हुई है या नहीं हुई है तो भी आपको हर 6 महीने में एक्सपायर करना है। अगर एक्सपायर हो गई है तो वैसे ही डिस्कार्ड करोगे, एक्सपायर नहीं हुई है तो भी हर 6 महीने में उसे रिप्लेस करना बेटा जी, याद रखेगा। क्यों? क्योंकि
डार्क बोतल में रखा जाता है नाइट्रोग्लिसरीन को, और अगर ये बार बार आप ओपन करते हैं तो ये सनलाइट के कांटेक्ट में आती है, इनकी पोटेंसी खत्म हो जाती है। जी हां, इनकी पोटेंसी खत्म हो जाती है बेटा जी, याद रखिएगा। इसलिए इन्हें 6 महीने के बाद रिप्लेस करना ही करना है। जबकि यहां कितना लिखा है कि हर साल रिप्लेस करना है, नहीं करना, हर 6 महीने के बाद रिप्लेस करना बेटा जी। अगला, पार्टिसिपेट इन एन एक्सरसाइज प्रोग्राम दैट इंक्लूड्स ओवरहेड लिफ्टिंग एंड रीचिंग। कि आप कहीं पे लटक के ऊपर चढ़ रहे हो, अरे भैया या ओवरहेड सर के बल हो गए हो, ऐसे काम नहीं करने जिससे हार्ट पे स्ट्रेस पड़े, कार्डियक आउटपुट कम हो जाए। बिल्कुल, व्हाइट कोटिंग भी हो जाने लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जी, क्या बात है, वेरी गुड। सर एमआई में सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड क्यों किया जा रहा है? अरे भैया, सेक्सुअल इंटरकोर्स बोले तो एक हैवी एक्सरसाइज है, बॉडी की सारी मसल्स काम में आ जाती है, ये एक हैवी एक्सरसाइज है, दोनों सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, दोनों सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं बेटा जी, याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने पूछ लिया तो एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लेता हूं आपसे, आप सारे जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे इनाइल इरेक्शन का, और दूसरा आपसे इजेकुलेशन का। एक फीमेल है जो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, सबसे पहले पिनाइल इरेक्शन और लास्ट में बोले तो इजेकुलेशन। ये कौन से सिस्टम का काम है, सिंपैथेटिक का या पैरासिंपैथेटिक का? और ये कौन से सिस्टम का काम है, सिंपैथेटिक का या पैरासिंपैथेटिक का? पहले आप इसका बताइएगा, पिनाइल इरेक्शन कौन सा सिस्टम करवाता है? पिनाइल इरेक्शन कौन से सिस्टम का काम है, सिंपैथेटिक या फिर पैरासिंपैथेटिक? चलेगा बेटा जी, फटाफट बताइएगा कौन से सिस्टम का काम है। जवाब दीजिएगा। सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक? जवाब आ रहा है सिंपैथेटिक, 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 सिंपैथेटिक। क्या बात है, वेरी गुड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं दामू चौधरी बेटा जी? कुछ लिख रहे हैं सिंपैथेटिक, कुछ लिख रहे हैं पैरासिंपैथेटिक। नहीं भैया, बिल्कुल याद रखिएगा, सही जा रहे हैं। पिनाइल इरेक्शन इज ए फंक्शन ऑफ पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिएगा, एक चीज आप जानते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ा देता है, तो पिनाइल इरेक्शन में हार्ट रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि इजेकुलेशन के बाद हार्ट रेट बढ़ जाती है। इसका मतलब इजेकुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इरेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये नॉर्मल नॉरसेट में पूछे गए क्वेश्चन है बेटा जी। बिल्कुल दिलीप सिंह जी, आप गलत जा रहे हैं भैया, गलत डायरेक्शन में मुड़ गए। पिनाइल इरेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिंपैथेटिक व्हाइल इजेकुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये वर्ड याद रखेगा। ओके डियर, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एज पार्ट ऑफ कार्डियक असेसमेंट, एक पेशेंट का कार्डियक असेसमेंट किया जा रहा है। जी हां, द नर्स पाल्पेट द एपिकल पल्स। कौन सी पल्स फील की जा रही है, एपिकल पल्स को पाल्पेट किया जा रहा है। टू परफॉर्म दिस असेसमेंट द नर्स प्लेसेस द फिंगर टिप्स एट विच लोकेशन। आपसे एपिकल पल्स की लोकेशन पूछी गई है भैया, बिना ऑप्शन के जवाब आना चाहिए। ये तो एपिकल पल्स की लोकेशन बताइएगा, जवाब आने दीजिएगा। शाबाश, बिल्कुल मोनिका जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, जवाब दीजिएगा बेटा जी। वेटिंग फॉर योर कमेंट। आंसर आने दीजिएगा डियर, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। फोर्थ, बिल्कुल दिलीप जी, क्या बात है, थैंक यू। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ। कुछ लोग फोर्थ, फिफ्थ भी कह रहे हैं, बिल्कुल है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, दोनों ही राइट आंसर है। कौन सी साइड में, ये बताओ भैया, कौन सी साइड में? 3 चीजें बतानी है आपको। सबसे पहले तो कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस, कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस, कौन सी साइड में और कौन सी लाइन को क्रॉस करता हुआ, राइट साइड या लेफ्ट साइड?
मिड एक्सिलरी लाइन या मिड क्लेविकुलर लाइन या एंटीरियर क्लेविकुलर लाइन, इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे आपको। कौन सा स्पेस, कौन सी साइड और कौन सी लाइन, मिड क्लेविकुलर, मिड एक्सिलरी या एंटीरियर एक्सिलरी, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, कौन सी लाइन ये भी बताइएगा। मिड क्लेविकुलर लाइन, शाबाश भैया, बिल्कुल नितेश सोनी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, शाबाश, क्या बात है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, शाबाश। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 4। 4 नहीं है तो फिफ्थ, प्रायोरिटी देंगे आप फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस को। कौन सी साइड? लेफ्ट साइड में। और कौन सी लाइन में? मिड क्लेविकुलर लाइन में। जी हाँ, मिड क्लेविकुलर लाइन में। ये देखिएगा, ये आपके ऑप्शन है। अब आप इन ऑप्शंस के बेस पे जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, बिल्कुल सही जा रहा है। लेफ्ट मिड क्लेविकुलर बिल्कुल सही जा रहा है। राइट साइड गलत हो गया, राइट साइड गलत हो गया। कौन सा स्पेस है? फिफ्थ स्पेस है। कौन सा स्पेस है? थर्ड स्पेस है, गलत हो गया। सो राइट आंसर क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर। क्या बात है, शाबाश, मैंने खुद नहीं बता दिया, सबसे पहले आंसर दिया है राम कुमार बिश्नोई ने। एक बार उनके लिए तालियां हो जाए भैया। सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर राम कुमार बिश्नोई ने दिया है। चलेगा, क्या बात है, आप लोगों के ऑप्शन से सबसे पहले मैंने जवाब दे दिया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर दे दिया है, चलेगा। अगला देखते हैं डियर, एक डायग्राम से भी क्लियर कर लेते हैं। ओके डियर, इसके अलावा आपसे एओटिक वाल, बिल्कुल ऐप वाले तालियां बजा रहे हैं, सोनू विकास सारे तालियां बजा रहे हैं और यहां पे भी बजा रहे हैं। थैंक यू भैया जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल एडल्ट में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और बच्चों में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। स्पेस ना लिखा हो तो ब्रेस्ट के जस्ट नीचे, अगर फोर्थ फिफ्थ स्पेस ना लिखा हो तो ब्रेस्ट के जस्ट नीचे आप मानेंगे। चलेगा। पूनम कुल्लरी जी टेक्निकल टीम के लिए भी तालियां बजा रही है कि उनकी तालियां सुनाई दे गई है। बिल्कुल टेक्निकल टीम क्लैपिंग कर रही है। जी हाँ भैया, ये जो चारों पांचों लोग बैठे हैं ये मजे ले रहे हैं, इन्होंने पूरी तालियां बजाई है, क्या बात है, बिल्कुल। मेरे हमारे साइड में भी क्लैपिंग कर दी। जी हाँ, चलेगा, क्या बात है, शाबाश। ओके डियर, चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिएगा डायग्राम। ए फॉर एओटिक, जी हाँ, एओटिक वाल्व की लोकेशन है। ये एओटिक वाल की लोकेशन है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। याद रखिएगा बेटा जी, ये अर्ब पॉइंट की लोकेशन होगी, ये ट्राइकस्पिड वाल की होगी और ये मिट्रल वाल की होगी बेटा जी, याद रखिएगा, ये मिट्रल वाल की होगी। लगभग मिट्रल वॉल के कॉरस्पॉन्ड ही कौन सी पल्स होती है आपकी? एपिकल पल्स होती है, याद रखिएगा डियर। सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस इस साइड, लेफ्ट राइट साइड, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में अर्ब पॉइंट होता है, जी हाँ, अर्ब्स पॉइंट पाया जाता है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ट्राइकस्पिड वाल आ गया फोर्थ में, और फिफ्थ में आ गया मिट्रल वाल या बोले तो एपिकल पल्स। चलेगा, बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश भैया। अगला देखिएगा बेटा जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, माना क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। थैंक यू नितेश सोनी डियर, थैंक यू। अब नहीं होगा वॉइस इश्यू, अभी वॉइस इश्यू नहीं होगा। ओके डियर, इधर देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन गौर से पढ़िएगा। ए मैन इज ब्रोड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एक भाई साहब को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया था, कंप्लेनिंग ऑफ चेस्ट पेन, और वो किसकी शिकायत कर रहे थे? चेस्ट पेन की शिकायत कर रहे थे। जी हां, इसका मतलब वो भाई साहब कौन सी तकलीफ से सफर कर रहे थे? एंजाइना से सफर कर रहे थे, एंजाइना से। ब्लड प्रेशर कितना था? 150/90, 150/90 ब्लड प्रेशर था। हार्ट रेट कितनी, पल्स कितनी थी? पल्स 88 थी भैया, याद रखेगा, पल्स 88 बीट्स पर मिनट थी। रेस्पिरेशन 20 था, रेस्पिरेशन 20 रेस्पिरेशन पर मिनट था। क्या दी गई? नाइट्रो, बिल्कुल हाइपोटेंशन होगा, क्या बात है, शाबाश।
बिल्कुल क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन क्या बात है विकास वर्मा भैया, इस बात पे तो आपके लिए सैल्यूट है कि सर माना क्वेश्चन बड़ा है लेकिन हमारे हौसलों के सामने बहुत छोटा है। क्या बात है, शाबाश विकास वर्मा भैया, दिल जीत लिया। चलेगा अगला देखिएगा, पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन दी गई 0.4 mg डोज, देखिएगा सबलिंगुअली, उसकी वजह से इफेक्ट आ गया। इफेक्टनेस को चेक करने के लिए दोबारा वाइटल साइन चेक किया गया, तो बताइए कौन सा सही वाइटल साइंस है, कौन सा सही असेसमेंट है। देखिएगा बहुत ही अच्छी चीज है, शाबाश। नाइट्रोग्लिसरीन की क्या फर्क पड़ेगा, बीपी ये हो जाएगी, ये पल्स ये रेस्पिरेशन ये। फटाफट जवाब आने दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। नाइट्रोग्लिसरीन से हाइपरटेंशन नहीं होता बेटा, नाइट्रोग्लिसरीन से हाइपोटेंशन होता है नीतीश सोनी बेटा, वेसोडाइलेशन हो जाता है, उससे हाइपोटेंशन होता है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। चलेगा फटाफट जवाब दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा। ए होगा, बी होगा या सी होगा, जवाब आने दीजिएगा डियर। राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी। फटाफट जवाब दीजिएगा, यस राइट आंसर आने दीजिएगा। बिल्कुल बी दिया जा रहा है, क्या बात है, बी और सी में लड़ाई हो रही है भैया कि राइट आंसर बी है या सी है, पंगा चल गया है। देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, जवाब आने दीजिएगा। ए होगा, बी होगा या सी होगा, वेरी गुड भैया, वेरी गुड, जवाब दीजिएगा। सर ये शायद क्वेश्चन हो चुका है, देखते हैं बेटा हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन राइट आंसर बी होगा। जी हाँ, राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर बी होगा, बी 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 क्यों होगा देखिएगा, एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा। पेशेंट किससे सफर कर रहा था, सर पेशेंट जब हमारे पास में आया तो पेशेंट हाइपरटेंशन में था। पेशेंट जब आया, एंजाइना का पेशेंट जब हमारे पास में आया तो एंजाइना के पेशेंट को क्या हो रखा था, हाइपरटेंशन हो रखा था। जी हां सर, हाइपरटेंशन हो रखा था। आपने कौन सी टेबलेट दी, सर हमने नाइट्रोग्लिसरीन दी, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन हो गया, वेसोडाइलेशन हो गया, ब्लड वेसल डायलेट होगी, ब्लड पूलिंग होगी, हार्ट के पास ब्लड लौट के कम आ गया, वीनस रिटर्न कब हुआ, कार्डियक आउटपुट भी कम हुआ, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और हाइपोटेंशन हो जाएगा। पेशेंट को क्या हो जाएगा बेटा जी, हाइपोटेंशन हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से हाइपोटेंशन होता है, इतना तो क्लियर हो गया सर। जब भी हाइपोटेंशन होता है तो याद रखेगा हार्ट रेट बढ़ जाती है, टैकीकार्डिया होता है। जब भी हाइपोटेंशन होता है तो उसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। नाइट्रोग्लिसरीन से ब्लड प्रेशर कम होता है और नाइट्रोग्लिसरीन से हार्ट रेट, बीपी कम होने की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को बहुत गौर से देखेगा, यहां देखेगा, हमने कहा ब्लड प्रेशर क्या था, 150/90 था, नाइट्रोग्लिसरीन दी गई तो कम होना चाहिए था। पहले के अंदर तो चेंज ही नहीं हुआ तो इसे हटा दिया गया, लास्ट वाले में ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो इसे भी हटा दिया गया। अब दो ही ऑप्शन बचे आपके पास में, दो ही ऑप्शन बचे बेटा जी। दो ऑप्शन क्या कह रहे हैं, एक कह रहा है 100/60, 100/60 बिल्कुल सही है, बीपी दोनों में कम हो रही है। पल्स क्या होगी, पल्स बढ़ जाएगी, पल्स कितनी थी, 88 थी, इसमें पल्स कम हो गई है, पल्स कम नहीं होगी, पल्स बढ़ जाएगी, याद रखेगा। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या आ गया बेटा जी, बी राइट आंसर हो गया। जी हाँ, द राइट आंसर इज बी, बी राइट आंसर हो गया। हाइपोटेंशन होता है और हार्ट रेट बढ़ जाती है। बताइए नाइट्रोग्लिसरीन के साथ कौन सी दवाई दी जाती है, नाइट्रोग्लिसरीन के साथ कौन सी मेडिसिन दी जाती है, जवाब आने दीजिएगा। नाइट्रोग्लिसरीन के साथ हार्ट रेट ना बढ़े उससे बचने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है,
बिल्कुल जुगल पचौरी जी सही कह रहे हैं, नाइट्रोग्लिसरीन को डायरप्लेक्स में रखना चाहिए, फोटो सेंसिटिव होती है, हर 6 महीने बाद किक आउट कर देना चाहिए, चाहे एक्सपायर हुई है या नहीं हुई है। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। विकास वर्मा जी कुछ कह रहे हैं कि अब क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, क्या बात है, शाबाश। जवाब दीजिएगा हमेशा। कौन सी मेडिसिन दी जाएगी एक्स्ट्रा? बीटा ब्लॉकर, क्या बात है। नीतीश सोनी बिल्कुल सही जा रहे हैं। जुगल पचौरी जी क्या बात है, वेरी गुड। क्योंकि हार्ट रेट बढ़ रही है, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ रही है, तो इसको नॉर्मलाइज रखने के लिए आप बीटा ब्लॉकर्स देंगे, प्रोपेनोलोल देंगे, क्या बात है, वेरी गुड। बीटा ब्लॉकर्स प्रोपेनोलोल दे देंगे, इससे हार्ट रेट नॉर्मल बनी हुई रहेगी, हार्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इसलिए नाइट्रोग्लिसरीन के साथ प्रोपेनोलोल दी जाती है ताकि हार्ट रेट को कंट्रोल में रखा जा सके, नहीं क्योंकि वो हाइपोटेंशन होने से बढ़ेगी। बिल्कुल सही है, जबरदस्त तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके डियर, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आज रात का सेशन 9 से 10 वाला सेशन ऑफ रहेगा। गुरु नरसिंह एकेडमी आपसे फिर कल मुलाकात करेगी, दिन में 3 बजे, 5:30 बजे और 9 बजे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और फ्यूल आने दीजिएगा, जितने भी लोग हैं सारे फ्यूल आने दीजिएगा, फटाफट हमारा फ्यूल दीजिएगा। सर मन नहीं लगेगा, नीतीश सोनी जी कह रहे हैं कि रात की क्लास नहीं हुई तो मन नहीं लगेगा। चलेगा बेटा जी, कुछ तो करेंगे। ओके, शिवा शुक्ला थैंक यू बेटा। सोनू कुमारी जी थैंक यू डियर, थैंक यू। जुगल पचौरी, निशा लकरा, थैंक यू एवरीवन, क्या बात है, शाबाश। चलेगा डियर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।